कोर्ट का मामला हो या ये मामला, हम एनडीए के सहयोगी दल होते हुए भी हम यह बार बार कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कोई भी फैसला नहीं हो जहां संविधान खतरे में हो जाए या संविधान के अलग नहीं, और अगर कहीं त्रुटियां हो गई हम ये भी मानने को तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डीपी फुल वॉइस। अभी हमारे साथ जेडीयू की तेज तर्रार प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड है और आने वाले समय में सरकार जो समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए क्या कुछ कार्रवाई करने जा रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बड़ी। धन्यवाद आपका। मैम, अभी पूरे देश में कुछ दिनों पहले 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इसमें शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हुआ था उस मैटर को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है और जेडीयू का इसको लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में जब प्रथम बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे, तभी उन्होंने देखा होगा कि आपने कि बिहार में विकास की धारा बहती रहे और सभी का साथ विकास हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अलग अलग समुदाय में भी आरक्षण लाया था, जिसका मैं आपको जिक्र कर दूं। 2006 में उन्होंने सवर्णों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है 3% आरक्षण की स्टार्ट किया था, जिसका आज अनुसरण जो है देश की भी सरकार जो कर रही है, जिसमें 10% हम लोग ईडब्ल्यूएस को जानते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का मानना यह है कि वह बिहार में अगर विकास करना है तो सभी का विकास होना होगा, और कई बार हम ऐसा देखे हैं कि विकास की जो योजनाएं होती हैं सरकार को, उसका लाभ कई वर्ग के लोग नहीं ले पाते। कई कारण होता है, क्योंकि अगर स्वर्णों के आरक्षण की मैं बात करूं कि स्वर्णों को आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन उनमें भी जो चली आ रही संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें स्वर्णों को नहीं मिलने के कारण कई लोग वहां भी आर्थिक रूप से जो कमजोर है, कि जो ना तो मजबूत है और ना ही उनको आरक्षण मिल पा रहा, तो वो कहीं विकास से अधूरे रह पा रहे, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से उस समय भी उन्होंने राजनीतिक रूप से मजबूती के लिए, पंचायती राज में हो या आप क्या कह सकते हैं, जितने भी वार्ड के इलेक्शन होते हैं नगर निगम के, उसमें उन्होंने 50% रिजर्वेशन किया। तो उनका जो सोचना था कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती के लिए इस तरह के आरक्षण की होनी बात। अब आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, देखिए बिहार में कुछ दिन पहले ही आपको जानकारी है कि जाति आधारित जनगणना गणना हुई थी, और गणना के आधार पर जो रिपोर्ट हमारे पास में आया, उसके बाद हमने देखा कि कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जो अभी भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए। उनको जोड़ने के लिए हमने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और लागू भी किया, जो कि अब हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया। हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम अपने मतलब कि अपने मामले को वहां रख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वहां सुप्रीम कोर्ट भी न्याय संगत यहाँ पे फैसला करे, क्योंकि कई लोगों के जीवन की, भविष्य की बात हो रही है, क्योंकि बिहार का विकास है। अब जाति की आधारित जनगणना की बात की, जनगणना नहीं उसको गणना या सर्वे कहा जा, तो उसमें जो है सो कई आरटीआई एक्टिविस्टों ने आरटीआई लगाया, और जो उनके पास आंकड़ा आया कि जाति आधारित जो गणना हुई है उसमें जिलावार आंकड़े सरकार के पास नहीं है। ऐसी आरटीआई की रिपोर्ट हमारे पास सामान्य प्रशासन विभाग की है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि कई ऐसे मोहल्ले हैं जो उसमें छूट गए हैं, और सही तरीके से, चूंकि जल्दबाजी में चुनाव के पहले रिपोर्ट जारी करना था, इसलिए सरकार ने जल्दबाजी में उसके आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, लेकिन वाकई में लोगों के घर में सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ, इस पर कई लोग आरोप लगाते रहे हैं। तो उस चीज को कंक्लूड करते हुए अपनी बात कहिए। देखिए, ऐसा है कि यह एक ऐसा सवाल है जिसमें विपक्ष, जो कि उस समय में पक्ष में था, लेकिन राजनीतिक करने के लिए उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, जो मैं कहती हूँ कि निराधार है। क्योंकि जब ये आप देख रहे हो कि जब बिहार सरकार ने अपने आर्थिक बल पे जो जाति आधारित गणना करा रही थी, इसमें कई जो शिक्षा जगत में जो शिक्षा टीचर थे उनको लगाया गया, पदाधिकारी थे, और अगर कहीं त्रुटियां हो गई हम ये भी मानने को तैयार है। सरकार ने कमेटी भी बना के रखी है कि जहां भी त्रुटि हुई है कि किसी भी व्यक्ति के सूचना के आधार पे वहां जांच भी चल रहा है, उस आधार पे कार्य भी हो रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का छूट गया होगा तो कैसे उसको सुधार करवाएंगे? मुझे जहां तक जानकारी है, कमेटी का निर्माण किया गया है। जो जिला अध्यक्ष, जो जिला प्रशासन होते हैं या डीएम होते हैं, उनके पास में यह कमेटी है कि आप वहां जाके अपनी सूचना को कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि राजनीतिक आरोप है और जो निराधार है। नहीं, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग तो आपका विभाग है, उनका कहना है कि हमारे पास जिलावार आंकड़े नहीं है, तो कहीं से भी जनगणना हुआ हो तो जिला से रिपोर्ट तो आपके पास आई नहीं होगी। तो जब पूरे राज्य का आंकड़ा आपके पास है तो जिलावार आंकड़ा देने में क्या दिक्कत है, या प्रखंडवार देने में क्या दिक्कत है? निश्चित
हम लोग इस पूरी जो जानकारी है कि जो जनता को जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी लोगों के बीच में होगी। लेकिन पहली चुनौती अभी हमारे पास में यह है कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, और आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है जिसको हमने कई लागू भी कर रखा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है तो हम सुप्रीम कोर्ट की ओर हम अपनी मजबूती से अपना पक्ष रख भी रहे, और हम आशान्वित भी हैं कि वहां हम हमारे जो फैसले बिहार सरकार के पक्ष में हो, क्योंकि हमारी मंशा समाज में सभी को विकास की हो। आपने जो मुझसे पूछा कि जो 2 दिन पहले जो भारत बंद की जो मामले हुई, देखिए ये भारत है और भारत संविधान से चलता है। संविधान ये बाबा साहब भीमराव के द्वारा जो बनाया हुआ संविधान है, इसमें सभी के विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, और भारत सरकार कभी भी, कोई भी सरकार इससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती। जो मामले हैं कि जो SC ST के, क्योंकि आप देखिए कि इसमें भी कई अलग अलग दल है, हम NDA के साथी हैं, और हमने भी कई बार कहा है कि किसी मुद्दे पे हमारा असहमति है, और इस मामले को लेकर के आप देखें, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, जो ये मामला, हम NDA के सहयोगी दल होते हुए भी हम यह बार बार कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कोई भी फैसला नहीं हो जहां संविधान खतरे में हो जाए या संविधान के अलग नहीं, क्योंकि ये जो मामले हैं इसमें हमारे जितने भी केंद्रीय नेतृत्व हैं उन्होंने केंद्र की सरकार से बातचीत भी की है, अपनी बातों को रखा भी है, और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। एक लाइन में आप बता दीजिए, जो 21 तारीख को जो भारत बंद हुआ था, उन आंदोलनकारियों के आप समर्थन में है या सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था आप उसके साथ में क्या? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में, लेकिन जो निर्णय लेना है कि हमारे जो केंद्रीय जो नेतागण है, अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। हमारी फैसला वो केंद्र सरकार के साथ में, NDA के साथ में, जो भाजपा के साथ में डिस्कशन में है, जो मामले हैं वो आपके समकक्ष होंगे जनता के बीच में। लेकिन मैं फिर इसकी बात की मैं सुनिश्चित कर दूं कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी के भी हक के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और नीतीश कुमार जी जो सबका साथ की बात करते हैं और न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, तो बिहार में जो कि हम पहले से अग्रसर रहे हैं, सभी को मुख्य श्रेणी में जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये जितनी भी प्रक्रिया है, जो न्यायिक मामले अभी चल रहे हैं, वो मामले जब सुलझ जाएंगे और अपना पक्ष भी हम अपनी जनता के बीच में रखेंगे। ठीक है। दूसरा मामला है कि बिहार में विभिन्न आयोगों को भंग कर दिया गया है, चाहे वो महिला आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो। तो इस तरीके से अगर बिहार में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोग उनके न्याय दिलाने के लिए जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको मजबूतीकरण की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो आयोगों को भंग करके इतने लंबे समय से है, तो कैसे आप उस चीज को है सो इम्प्लीमेंट करेंगे? मुझे लगता है कि बिहार की सरकार इस और अग्रसर भी है। इसके बारे में मुझे लगता है कि बिहार सरकार के जो आला कमान है और जो उनको जो रिप्रेजेंट करे वो बता पाएंगे। लेकिन मुझे जानकारी है क्योंकि कुछ दिन पहले 20 सूत्री की भी लिस्ट आई थी, तो सरकार इस ओर में काम कर रही है, क्योंकि जब भी सरकार जो गठबंधन बदलता है तो ये ऐसी नॉर्मल प्रक्रिया होती है जिसमें यह भंग भी कर दिया जाता है और फिर से कमेटी बनने के लिए। बिना महिला आयोग के 6 महीना 7 साल भर कोई सरकार रहेगी, ये तो चिंताजनक बात। चिंताजनक जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि कमेटी उस ओर अपनी सरकार काम भी कर रही है। और अब आप ये कह रहे हैं तो मंत्रालय भी है, मंत्रालय भी अपने अनुसार आयोग के ना होने पे मंत्रालय भी मामले को देख रहे हैं। आप अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में, यहाँ पे भी अलग अलग मंत्रालय से लोग जो हमारे बिहार सरकार के मंत्री है वो बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जनहित की बात भी करते हैं और उनके मामले को उनको सुनाई भी होता है। तो ये एक तरह से जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चलाने की बात हो रही है, तो यहाँ की सरकार बहुत ही सजग भी है और चिंतित भी है, और मुझे लगता है कमेटी तुरंत बन भी जाएगी, कुछ दिनों की बात और है। अभी पूरे देश में बुलडोजर नीति अपनाई जा रही है, लोग देख रहे हैं कि इससे तुरंत में पॉपुलैरिटी हासिल होती है पार्टियों को, और मतलब कई जगह पर बताया जाता है कि अवैध अतिक्रमण है, उस पर पता नहीं प्रक्रिया को फॉलो, कई बार हाई कोर्ट से है सो यूपी सरकार को फटकार भी लगा। क्या बिहार में भी आने वाले समय में बुलडोजर नीति को अपनाया जाएगा? क्या उस पर है सो इस तरीके से सरकार सोच रही है कुछ? हम संविधान और संविधान के साथ चलने वाली पार्टी है, जिसमें हम कानून व्यवस्था और कानून के जितने भी हमारे अफसर हैं वो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है कि जो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो नियम के तहत चला होता है, कानून के तहत होता है, वो उस कार्य को हम करने में विश्वास, क्योंकि मैंने फिर कहा कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया जो होती है वो संवैधानिक रूप से काम करती है। तो बुलडोजर एक अलग मॉडल हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार जो
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। 2005 से बिहार की जनता चुन के भेज रही है और जनता को पता है कि बिहार में नीतीश कुमार है तो सुशासन है, नीतीश कुमार है तो लॉ एंड ऑर्डर है और नीतीश कुमार है तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो बिहार में अगर माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर हैं तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ऐसा कहना है जदयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी का। और आपने देखा है कैसे बुलडोजर नीति पर हो, चाहे आयोग के भंग करने की बात हो या आरक्षण के मुद्दे पर जो भारत में बंद हुआ था, उन तमाम मुद्दों पर जेडीयू का क्या स्टैंड है उसको इन्होंने अपनी बातों से रखने का काम किया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे टीपी ब्लू वॉइस के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।